नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीनियस स्टेनोग्राफर में। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन अगले 5 सेकंड में। उपसभापति महोदय, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा जो 1963-64 का तुलना में 1964-65 में पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या 4000 से बढ़कर 5000 हुई है। यह प्रोटेक्शन फोर्स की सफलता ही कही जाएगी। यह जो संख्या है वह काफ़ी संतोषजनक है, परंतु मैं यह कहना चाहूँगा कि इस ओर भी सुधार होना चाहिए। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूँगा कि कैटरिंग की सफलता सबों को चुभती है, लेकिन मैं आपका ध्यान इस बात की ओर अवश्य दिलाऊंगा कि 3 लाख रुपए का घाटा ही नहीं है, बल्कि खाने वाले यात्रियों के असंतोष की ओर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि यात्रियों को संतोष होता और 3 लाख रुपए का घाटा होता तो दुख कम होता, परंतु ऐसा मालूम होता है कि इस विभाग के तो कर्मचारी इस सरकारी रुपए से भी कुछ गुप्त लाभ उठा सकते हैं और यात्रियों को दिए जाने वाले भोजन आदि से भी निजी लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। इस संबंध में रेलवे मंत्रालय को उचित कदम उठाना चाहिए और इस ओर से उदासीन नहीं रहना चाहिए। मैं आपका ध्यान एक बात की ओर और भी दिलाना चाहता हूँ और वह यह है कि रेलवे में अब रिजर्वेशन की बात आती है तो जो यात्री यात्रा करने के लिए सीट रिजर्व कराना चाहता है उसको उसके लिए कुछ अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है, तब उसकी सीट रिजर्व होती है। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ अधिक पैसा देकर और भ्रष्टाचार करके आसानी से सीट रिजर्व हो जाती है। इस तरह की शिकायत अधिकतर बढ़ती ही चली जा रही हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि रेलवे मंत्रालय को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए और उसे रिजर्वेशन के संबंध में और अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सीमावर्ती क्षेत्रों में जो नई रेलवे लाइनें बिछाने की योजना है वह बहुत ही सराहनीय है। अभी असम के एक माननीय सदस्य ने रेलवे मंत्रालय का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया था और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक सीमावर्ती क्षेत्र का संबंध है वहाँ हमें जल्द से जल्द नई रेल लाइनें तैयार करनी चाहिए और इस ओर रेलवे मंत्रालय सफलता से कार्य भी कर रहा है, क्योंकि देश की सुरक्षा के संबंध में रेल मार्ग एक महत्वपूर्ण मार्ग सिद्ध होता है। संतोष की बात है कि रेलवे जहां प्रतिवर्ष 320 करोड़ रुपए का सामान खरीदती है, वहां केवल 18 से 20 करोड़ रुपए का साज सामान ही बाहर से मंगाया जाता है। अतः आशा है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पूर्व होने तक यह रकम भी काफ़ी घट जाएगी। रेलवे की सफलता इससे भी सिद्ध हो रही है कि गत 5 वर्षों में आमदनी लगभग दोगुनी हो गई है। हाँ, यहाँ मैं कुछ ज़रूरी बातों की ओर ध्यान
आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि ईस्टर्न रेलवे के साहिबगंज लूप लाइन में दोहरी लाइन बिछाई जानी चाहिए। इस ओर रेल विभाग तुरंत ध्यान दे। उपसभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि आपने इस समय मुझे बोलने का अवसर दिया। विषय का महत्व और बढ़ गया है। अभी 1 साल पहले देश के 9 राज्यों में सूखे का प्रभाव रहा और 3-4 राज्य पूरी तरह से बाढ़ से ग्रसित रहे। महोदया, उसका दुष्परिणाम न अभी देश पर से समाप्त हुआ है और न उस इलाके के किसान पर से समाप्त हुआ है। एक बात का और उल्लेख करना चाहता हूँ। एक के बाद एक कई घोषणाएं तो होती रहती हैं। जैसे अभी मंत्री महोदय ने यह घोषणा कर दी कि कीमतों की वृद्धि की। मैं वह चार्ट बैठे बैठे पढ़ रहा था। मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि भारत की कृषि में जूट व पटसन का कोई स्थान है या नहीं है। 1 पैसे की वृद्धि का इसमें उल्लेख नहीं है, लेकिन अब तक देश के अंदर कई बार बीमा की चर्चा हो गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस प्रदेश से मैं आता हूं, बाढ़ ने 3-4 बार बर्बाद किया है और अभी आते आते 5वीं बार किसान को अप्रैल महीने के प्रारंभ में, मार्च के अंत में ओले ने बुरी तरह से बिहार को बर्बाद कर दिया और भी कई प्रदेशों को बर्बाद कर दिया। अगर हम चर्चा करते हैं फसल बीमा की, तो यह फसल बीमा का मकसद वास्तविक रूप से जो पीड़ित किसान हैं उन तक पहुंचना है। इसके लिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप प्रीमियम की आकांक्षा सीमांत और लघु किसानों से मत करिए, बल्कि केंद्र सरकार फसल बीमा के प्रीमियम के लिए राज्य सरकार को विवश करे कि प्रीमियम के लिए आएं। महोदया, देश का जो किसान है 80% किसान सीमांत और लघु किसान हैं और मात्र 20% ऐसे किसान हैं जो लघु सीमांत से कुछ ऊपर होंगे और खेती लायक देश के अंदर जितनी ज़मीन है यह इन 80% सीमांत और लघु किसानों के हाथों में है। महोदया, थोड़ी देर पहले आबादी के बारे में चर्चा थी। मैं बहुत जल्दी में कहना चाहता हूँ। आज गाँवों में 76% आबादी रह रही है और इस आबादी के अंतर्गत 71% केवल खेती के ऊपर निर्भर हैं। उसके पास दूसरा कोई काम नहीं है। आज उसकी अवस्था क्या हो गई है? बाढ़ ने तबाह किया, मांग शुरू हुई, बीज ले आओ, बीज ले आओ। घर भी डूब गया, खेत भी डूब गया, जो कुछ भी था वह डूब गया। तो आज किसान ऋण के बोझ से परेशान है। सचमुच में अगर आप किसानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि आप इस पर विचार करें। और मैं कहना चाहता हूं कि चंडीगढ़ के अंदर छत पर खड़े होकर मान्यवर देवीलाल जी किसानों के ऋण की माफ़ी की घोषणा कर सकते हैं, तो दिल्ली दरबार में बैठे हुए भजनलाल जी उससे क्यों भाग रहे हैं? वह किसानों के
ऋण की माफ़ी की घोषणा क्यों नहीं करते? मैं कहता हूँ देवीलाल जी ने कैसे किया।